आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम सभी लोग विशेष रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे। और आज कुछ समय बाद हम सभी लोग पुनः एक नए चैप्टर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो निरंतर व्यक्ति से या बालक से जुड़ा हुआ या बालक के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम लोग व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसी को हम लोग पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में बालक के इस विषय वस्तु का अध्ययन हमको विशेष रूप से करना होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बालक के ज्ञान का परिमार्जन किस प्रकार से करवाना है, बालक को ज्ञान किस प्रकार से प्रोवाइड करवाना है, या बालक के व्यक्तित्व के विकास को कैसे डेवलप करना है, इसके विस्तृत ज्ञान का अर्जन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। और कह सकते हैं कि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व अर्थात इसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। और व्यक्तित्व या पर्सनालिटी ये है एक ऐसा माध्यम है या ऐसा मनोवृत्ति है, कह सकते हैं ऐसी मनोवृत्ति है जिसके बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, अनेक राइटरों ने या अनेक शिक्षाविदों ने इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया भी है। सबसे बड़ी बात है कि पर्सनालिटी शब्द या व्यक्तित्व शब्द आया कब या आया कैसे या कारण क्या था, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। कह सकते हैं कि व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा का एक शब्द माना जाता है, या व्यक्तित्व को हम कह सकते हैं कि एक अंग्रेजी भाषा का एक ऐसा शब्द है कि जिसके माध्यम से हम बालक के क्रियाकलाप को जानने समझने या उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करवाने में या करने में हमारी मदद करता है। और इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे भी। तो अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है जिसको हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। और पर्सनालिटी शब्द जो बना है वो पर्सोना से आया है। किससे आया है? पर्सोना से आया है। ध्यान रखेंगे, पर्सोना प्रस्तुतिक अर्थ होता है, उसको हम लोग कहते हैं नकाब। क्या कहते हैं? नकाब कहते हैं, या कह सकते हैं एक प्रकार से मुखौटा। क्या कहते हैं? मुखौटा। ध्यान रखेंगे कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व हम लोग पर्सोना शब्द से आता है, जिसको पर्सोना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नकाब। अर्थात जो नकाब है या मुखौटा है, ये इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि यूनान के लोगों के द्वारा प्रदर्शित की गई है। यूनान। ध्यान रखेंगे कि जब अभिनय या रंगमंच या किसी भी ऐसे विस्तृत स्थान पर नाटक मंचन या कहानी के द्वारा जब कोई क्रियाकलाप होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक नकाब या मुखौटे का उपयोग होता है। ऐसा यूनानी लोग किया करते थे, और कह सकते हैं यूनान के लोगों ने ही इसके क्रियाकलाप को डेवलप किया। और कहा जा सकता है कि पर्सनालिटी वहीं से निकल करके आती है। जिस प्रकार से हम मुखौटे का या नकाब का इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से हमारे करेक्टर या चरित्र को जाना जाता है उस नाटक में या कहानी में। तो हम कह सकते हैं या बताया जा सकता है, या इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ें पढ़ते हैं कि पर्सनालिटी जो शब्द है, पर्सनालिटी जो आया या पर्सनालिटी बना, वो पर्सोना से आया। और पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा या फिर नकाब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये यूनान से आया और यूनानी भाषा का ये शब्द माना जाता है। पहला प्रश्न तो यही है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ये चीज़ें भी हम लोग को ध्यान रखनी है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या माना है, जैसे आप देखेंगे इसमें एक नाम आता है वैलेंटाइन का। क्या नाम आता है? वैलेंटाइन। एक मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन। उन्होंने इसके बारे में बताया कि व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। क्या होता है? जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। जो जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियां होती हैं, ध्यान रखेंगे कि जब हम जन्मतः उसके बाद में जो हमारे पास जो अर्जित प्रवृत्तियां होती हैं या हमारे पास जो अर्जित क्रियाकलाप होते हैं या जो हम लोग अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, उसमें उसके प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व कहलाता है या पर्सनालिटी कहलाता है। ऐसा माना है वैलेंटाइन ने। तो वैलेंटाइन के अनुसार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व एक ऐसा, या व्यक्तित्व जन्मजात एक ऐसी प्रवृत्तियों का योग है जिसको हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। अर्जित प्रवृत्तियों का योग है जिसको हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं द सम टोटल ऑफ ए इनेट, ऑफ ए एक्वायर्ड, ऑफ ए डिस्पोजिशन।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि अर्जित प्रवृत्तियों का योग कहा जा सकता है, जिसको बताया है वैलेंटाइन ने। दूसरी नंबर चीज़ है कि इसमें एक मनोवैज्ञानिक तो ये हैं, एक दूसरे आते हैं बोरिंग। बोरिंग के बारे में अगर देखें तो इन्होंने क्या चीज़ें बताई, ध्यान रखेंगे कि सभी राइटरों ने अपने अपने हिसाब से पर्सनालिटी को बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, और कह सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है, और लोगों तक अपनी बातों को रखा है कि यह पर्सनालिटी का या चरित्र का या कह सकते हैं एक प्रकार से व्यक्तित्व का निर्धारण किस प्रकार से होता है और कैसे इसको पहचाना जा सकता है, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वोरिंग ने बताया कि वातावरण के प्रति उचित वातावरण, उचित जो वातावरण होता है या वातावरण के प्रति उचित व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही, जो वातावरण होता है उसके उचित व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही व्यक्तित्व कहलाती है। किसने बताया है? ये बताया है बोरिंग ने। ध्यान रखेंगे जो उचित व्यवस्थापन की प्रक्रियाएं होती हैं उसको किसने बताया? बोरिंग ने बताया। ये बताया है बोरिंग ने, और बताया कि पर्सनालिटी इज द प्रॉपर ऑफ ए एडजस्टमेंट ऑफ ए एनवायरनमेंट। क्या बताया है? कि पर्सनालिटी इज द प्रॉपर ऑफ ए एडजस्टमेंट ऑफ टू द इन्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से कैसा योग कैसा बनता है कि इसमें वातावरण के प्रति उचित वातावरण के प्रति, या कह सकते हैं वातावरण के प्रति उचित व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही क्या होती है? व्यक्तित्व होती है। ये चीज़ें बताई बोरिंग ने, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं, व्यक्तित्व के बारे में बताई हैं। आलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक आलपोर्ट ने क्या चीज़ें बताई? आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया, उसमें उन्होंने क्या बताया? वो ये चीज़ें अगर ध्यान रखें तो इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक ढंग का मूल प्रवृत्त्यात्मक संगठन है, मूल प्रवृत्त्यात्मक संगठन है, जो कि उसके वातावरण में उसके अद्वितीय व्यवस्थापन के लिए उसे उसके व्यक्तित्व को निश्चित करता है, उसके व्यक्तित्व को क्या करता है? निश्चित करता है। ऐसा बताया है आलपोर्ट ने। मूल प्रवृत्त्यात्मक संगठन है, मतलब जो भी प्रवृत्तियां हमारे मनुष्य के अंदर होती हैं या मालक के अंदर होती हैं, वो कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक ढंग का उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक संगठन होता है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके वातावरण या उसके अद्वितीय व्यवस्थापन में वो इसकी प्रक्रियाओं को निश्चित करता है। ये बताया है आलपोर्ट ने, ये चीज़ें बताई हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि अब ये तो था, कह सकते हैं कि पर्सनालिटी के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। अर्जित प्रवृत्तियों का योग भी बताया गया। व्यवहारवादियों ने अलग प्रकार से बताया, बोरिंग ने अलग प्रकार से बताया, वैलेंटाइन ने अलग प्रकार से बताया। अलग अलग प्रकार से इन लोगों ने अपने अपने प्रकार से इसको डेवलप करने का प्रयास विशेष रूप से किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी प्रवृत्तियाँ निकल करके आती हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार से डेवलप होती हैं। व्यवहारवादियों ने अलग अलग प्रकार से इसके बारे में बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे व्यवहार का क्या होता है? संपूर्ण चित्र होता है। व्यवहारवादियों ने बताया जो क्रियाकलाप आप करते हैं या जो व्यक्ति करता है या बालक करता है, उसके जो संपूर्ण चित्र होता है, जो दिखाई पड़ता है, उसके आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि ये पर्सनालिटी होता है, ये व्यक्तित्व होता है। ये है समाजशास्त्रियों ने अलग प्रकार से बताया। दार्शनिकों ने भी इसका दूसरा नाम आत्मज्ञान बताया है। जो मनोवैज्ञानिक बताए जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने जो बताया है, आत्मज्ञान भी बताया है। और कुछ ये राइटर जो नाम बताते हैं वो अलग प्रकार से बताते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि अब हम लोग व्यक्तित्व के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ए पर्सनालिटी के बारे में, टाइप ऑफ ए पर्सनालिटी के बारे में हम लोग अगर अध्ययन करें तो कह सकते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ ए पर्सनालिटी अब हम ध्यान रखेंगे, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 प्रकार के होते हैं। और तीनों को अगर हम एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि किस किस प्रकार के होते होंगे व्यक्तित्व के प्रकार। अब आप टाइप्स ऑफ ए पर्सनालिटी के बारे में अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि शरीर के आधार पर या शरीर रचना के आधार पर हम कह सकते हैं, या इसको कॉन्स्टिट्यूशन टाइप भी कह सकते हैं। इसके बारे में क्रेचमर ने बताया है। शरीर रचना के आधार पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन टाइप भी कहा सकता है, और इसके बारे में बताया है क्रेचमर ने। एक क्रेचमर मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने शरीर रचना के आधार पर बालक के व्यक्तित्व का या मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण इसके आधार पर किया है क्रेचमर ने। तो क्रेचमर के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर बताया है। अब एक क्लियरिटी और कर देते हैं कि शरीर रचना के आधार पर कौन कौन से प्रकार के व्यक्ति कौन से प्रकार के बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी अलग अलग प्रकार का
कंडीशन निकल करके आता है। लेकिन इनको तीनों को पहले हम देख लेते हैं। इसमें तो हम बताएंगे सही रचना के आधार पर किस प्रकार का होता है। सेकंड वाले कंडीशन पे अगर देखें, इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके समझेंगे, ये चीज़ें अभी रुकते हैं, फिर इसके बाद में पहले सेकंड वाला फिर थर्ड वाला, इसको दोनों को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर दूसरा जो कंडीशन बताया गया है इसके बारे में अगर हम देखें तो समाज शास्त्रीय आधार पर आता है। एक कंडीशन आता है सही रचना के आधार पर और दूसरा आता है समाज रचना के आधार पर। समाज रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब समाज रचना के आधार पर अगर हम व्यक्तित्व के आधार की तुलना करें, इसको हम लोग मानते हैं कि यह समाज के क्रियाकलाप के आधार पर डेवलप होता है। ये जो चरित्र होता है या व्यक्तित्व होता है उसके क्रियाकलाप व्यक्तित्व के आधार पर हम उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं समाज के आधार पर। इसको हम लोग सोशियोलॉजिकल टाइप कहते हैं। पहला था आपने देखा होगा शरीर रचना के आधार पर, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर आप कह सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स के आधार पर कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं सोशियोलॉजिकल टाइप्स के आधार पर, सामाजिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। लेकिन सामाजिक रचना के आधार पर बताया है स्प्रेंगर ने। किसने बताया है? स्प्रेंगर ने। ये मनोवैज्ञानिक बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछा भी गया है कि सही रचना के आधार पर किसने बताया है, सामाजिक और समाज रचना के आधार पर किसने बताया है, सही रचना के आधार पर किसने बताया। तो शरीर रचना के आधार पर क्रेचमैन ने बताया है। और तीसरा अगर कंडीशन हम देखें तो इसमें तीसरा कंडीशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमेशा अनेक विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में चाहे थ्योरेटिकल पूछा जाए चाहे ऑप्शनल पूछा ही जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रकार होता है। कौन सा प्रकार होता है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। ध्यान रखेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रकार ये दोनों में वर्क करता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रकार के बारे में किसने बताया, कैसे बताया, ये चीज़ें भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक एक आते हैं युंग, कहीं कहीं जुंग भी लिखा रहता है, युंग आते हैं। और युंग ने इसके बारे में सबसे बढ़िया सबसे अच्छे प्रकार से बताने का प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक युंग आते हैं। युंग ने क्या चीज़ें बताई, युंग और एक थॉर्नडाइक भी हैं जिन्होंने बताया है इसके बारे में कि कौन कौन से प्रकार के किस प्रकार के इसमें व्यक्तित्व शामिल होते हैं या किस प्रकार के इसमें पर्सनालिटी इसमें डेवलप की जा सकती है। तो ये 3 प्रकार के हमने देखे। एक था पहले सही रचना के आधार पर, क्रेचमैन ने बताया। दूसरी नंबर चीज़ है कि समाजशास्त्रीय आधार पर किसने बताया है, स्प्रेंगर ने बताया है। तीसरा आपका आता है मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक प्रकार या साइकोलॉजिकल टाइप के आधार पर। एक बताया है युंग ने और दूसरा बताया है थॉर्नडाइक ने। तीनों को हम लोग ध्यान रखेंगे और तीनों में अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से व्यक्ति किस में, कौन कौन से बालक किस प्रवृत्ति में आते हैं, कौन कौन से मनुष्य किस प्रवृत्ति में आते हैं, उसके बारे में हम लोग ध्यान रखें। और पहले वाले कंडीशन पे चलते हैं। फर्स्ट वाला जो पहले वाला हम लोग सही रचना के आधार पे देख लेते थे। तो सही रचना के आधार पे हम लोग अगर समझने का प्रयास करें विशेष रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ह्यूमन नेचर के आधार पर हैं व्यक्ति को। इसमें हम सही रचना के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति को हम नाप सकते हैं लंबकाय आधार पर। लंबकाय आधार इसको हम कह सकते हैं एस्थेनिक भी कह सकते हैं, ASTHINIC एस्थेनिक के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लंबकाय। सेकंड पोजीशन अगर देखा जाए तो इसमें सही रचना के आधार पर जो कहा जाता है लंबकाय होता है, एस्थेनिक कहते हैं। दूसरा नंबर आता है, इसको हम कह सकते हैं सुडोलकाय। इसको कहते हैं सुडोलकाय। ध्यान रखेंगे सुडोलकाय में कैसे व्यक्ति होते हैं, किस प्रकार के ह्यूमन नेचर होते हैं, इसमें भी अलग अलग प्रवृत्तियां बताई जाती हैं। इनके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास विशेष रूप से करते हैं और इसके आधार पर हम तुलनात्मक रूप से जान सकते हैं कि इस प्रकार के टाइप्स के लोग भी इसमें व्यक्तित्व किस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तीसरा आता है गोलकाय। थर्ड कंडीशन आता है गोलकाय। गोलकाय व्यक्तित्व किस प्रकार से कैसे होता है या गोलकाय व्यक्ति के कैसे होते हैं, थर्ड कंडीशन इसमें बताया गया है। फिर चौथा आता है मिश्रित आकार। इसमें देखेंगे मिश्रित आकार के व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। मिश्रित मतलब मिक्स होते हैं या मिश्रित आकार, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से सबसे मेल जोल वाले। तो इसमें मिश्रित आकार के व्यक्तित्व कैसे होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के बताए गए। ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया है, जिसको स्प्रेंगर ने बताया है, क्रेचमैन ने बताया है। तो क्रेचमैन ने जो सबसे पहले बताया, क्रेचमैन ने उसमें सबसे पहले ये क्रेचमर है सही रचना के आधार पर, स्प्रेंगर है समाजशास्त्रीय आधार पर। तो जो लंबकाय है, सुडोलकाय है, गोलकाय है, मिश्रित आकार है, इसके बारे में बताया है क्रेचमर ने। तो क्रेचमर ने इसके बारे में बताया। दूसरा समाजशास्त्रीय आधार पर देखेंगे, समाजशास्त्रीय आधार पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब समाजशास्त्रीय आधार पे हम देखते हैं एक सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं। सैद्धांतिक व्यक्ति किसके समाजशास्त्रीय आधार पर, सैद्धांतिक व्यक्ति। दूसरा होता है आर्थिक,
दूसरा इसमें बताया गया है आर्थिक आधार के आधार पर जो डेवलप करते हैं ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं, राजनीतिक आधार पर, थर्ड कंडीशन राजनीतिक आधार पर। फोर्थ कंडीशन अगर हम देखें तो धार्मिक कंडीशन निकल करके आता है, फोर्थ वाला धार्मिक कंडीशन निकल करके आता है। और फिफ्थ वाला देखेंगे तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सामाजिक होता है, और इसके सामाजिक आधार पर कह सकते हैं, और सिक्स्थ होता है कलात्मक आधार पर। तो ये ऐसे व्यक्तित्व किस में आते हैं, समाजशास्त्रीय आधार पर आते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग समाजशास्त्रीय आधार पर डेवलप करते हैं, या समझो समाजशास्त्रीय आधार पर इनके तुलनात्मक अध्ययन करते भी हैं। अब हम लोग थर्ड इसमें आते हैं, जो तीसरा हमने बताया था मनोवैज्ञानिक प्रकार। ध्यान रखेंगे मनोवैज्ञानिक प्रकार हम लोग इधर इस साइड में देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकार में युंग ने बताया है, युंग ने क्या क्या चीज़ें बताई। मनोवैज्ञानिक प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और ये बराबर परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर किसने सबसे पहले बताया। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आधार पर सबसे बड़ी चीज़ है कि युंग ने बताया है। और युंग ने क्या क्या चीज़ें बताया कि जिस अंतर्मुखी बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है, अंतर्मुखी, दूसरा होता है, एक होता है बाह्यमुखी, और दूसरा होता है अंतर्मुखी, और तीसरा होता है उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो बाह्यमुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, ये तीन प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया है, किसने बताया, ये बताया है युंग ने। और एक बताया था थॉर्नडाइक ने। इसमें थॉर्नडाइक ने क्या चीज़ें बताई, थॉर्नडाइक ने मनोवैज्ञानिक प्रकार के में ही डेवलप करके बताया है। वैसे थॉर्नडाइक का नाम अगर लेते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक को जन्मदाता माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। विलियम, जो ध्यान रखेंगे, जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने सीखने के नियम भी 3 बताए थे। इसमें हमने 3 नियम आपको बताए भी हैं कि 3 नियम कौन कौन से थे। इसमें आपने देखा होगा कि 3 नियम, एक था प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तीनों नियम के बारे में थॉर्नडाइक ने ही बताया। ये भी बड़ा पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक में इसमें व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि सूक्ष्म विचार कैसे होते हैं। क्या बताया, सूक्ष्म विचार वाले व्यक्तित्व कैसे होते हैं, प्रत्यय विचार कैसे होते हैं, प्रत्यय या कॉन्सेप्चुअल लेवल के आधार पर कैसे के विचार कैसे होते हैं। अगला कंडीशन बताया गया है प्रत्यय के बाद में स्थूल विचार। क्या बताया गया है, स्थूल विचार के बारे में प्रत्यय कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें इसके कंडीशन के आधार पर निकल करके आती हैं। ये पर्सनालिटी के प्रकार या व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, जो कि अलग अलग ये महत्वपूर्ण चैप्टर के अंतर्गत आते भी हैं, और इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से या विस्तृत रूप से अध्ययन या अवलोकन करते भी हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। ये 3 प्रकार बताए गए हैं इसके आधार पर। लेकिन हम लोग अगर इसमें देखते हैं तो एक कैटल मनोवैज्ञानिक आते हैं। कैटल का नाम आपने सुना होगा। कैटल एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लहरी के नाम से जानते हैं, जो कि विनोद प्रिय भी होते हैं, लहरी, और एक होते हैं अलहरी। क्या होते हैं, अलहरी। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नावली से संबंधित हैं, और कह सकते हैं कि ये है ऑप्शनल के आधार पर तो होते ही हैं, प्लस उसमें थ्योरेटिकल कंडीशन जो हम लोग साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं उसमें भी होते हैं। और कहा जा सकता है कि ये है अलग अलग परीक्षाओं में विशेष रूप से इसका हम लोग अवलोकन करते भी हैं। तो एक होते हैं लहरी, दूसरे होते हैं अलहरी। ये बताया है कैटल ने, इसको ध्यान रखेंगे। और एक आता है श्रीमद् भागवत गीता में पर्सनालिटी के बारे में जो बताया गया है, उसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, एक होते हैं सतोगुणी। क्या होते हैं, एक जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है उसमें होता है, एक सतोगुणी होता है, एक रजोगुणी होता है, और एक तमोगुणी होता है। अब सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों को अगर हम लोग ध्यान से समझें तो सतोगुणी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व धार्मिक, शांत और सौम्य स्वभाव का होता है। रजोगुणी का साहसी होता है, कामना प्रवृत्ति की ओर बढ़ने वाला होता है। और जो तम वाले होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, वो प्रमादी, क्रोधी, आलसी वगैरह वगैरह सब चीज़ें इसमें अंतर्गत आती हैं। ये बताया गया है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। लेकिन जो पर्सनालिटी के अंतर्गत जो आधुनिकता में पूछे जाने वाले प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें सही रचना के आधार पर, समाजशास्त्रीय आधार पर, और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर, ये तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका अवलोकन विशेष रूप से करें, क्योंकि ये है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण भी करते हैं, और बालक के व्यक्तित्व को जानने समझने का भी प्रयास करते हैं, और बालक के ज्ञान का अर्जन भी इसी के आधार पर करवाया जाता है। और कह सकते हैं कि यह हाँ सभी बालकों के लिए महत्वपूर्ण भी है, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र से संबंधित या ऑल मेन कॉमन्स पेपर्स में भी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका अवलोकन हम लोग विशेष रूप से करें।
लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग सभी लोग करते रहें, एक दूसरे तक इसको विशेष रूप से पहुंचाएं, क्योंकि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और ये जो हमने लगभग 5 तरीके से इसको समझाने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बताने का प्रयास किया है, इसको विशेष रूप से इसका ध्यान से अवलोकन करें, क्योंकि ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। धन्यवाद आप सभी का। ओके।